हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे संस्थान में। तो हम लोगों ने कल साइंस का एक नया ब्रांच जो है बायोलॉजी, उसके पहला चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन के बारे में जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, मैंने जैव प्रक्रम के बारे में आपको बताया था कि जैव प्रक्रम जो है वो क्या होता है। तो आज जो है हम लोग जहां से कल छोड़े थे वहां से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये नया स्लाइड जो है बन के तैयार है बायोलॉजी का। बायोलॉजी फुल सिलेबस क्रैश कोर्स चैप्टर कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर 5 है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, चैप्टर 5 लिख लीजिए। ये चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, लेकिन पूरे साइंस की बात करेंगे तो पूरे साइंस का कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 5 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोगों ने देखा था, पोषण के प्रकार के बारे में हम लोगों ने देखा था। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। जो नहीं देखे हैं वो पिछले वाला वीडियो जाके देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? तो आज का टॉपिक है हम लोगों का क्या? रंध्र, स्टोमाटा। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से उसमें काम होता है, किस तरह से जो है ग्लूकोज बनने का काम होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने कल देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा। स्टोमाटा हम लोगों का आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोमाटा को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में रंध्र कहते हैं। ये रंध्र कहलाता है, ये वात रंध्र भी कहलाता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम लोग रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, अब ये क्या काम करता है पत्तियों में, तो इसका काम हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जाता है, और दोबारा ऑक्सीजन जो है क्या किया जाता है, वो लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ा जाता है। तो ये गैसों का जो एक्सचेंज है, ये गैसों का जो क्या है, एक्सचेंज है, ये सारा का सारा किससे होता है? तो इसी स्टोमाटा के द्वारा होता है। इसी स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब है कि पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है उसकी निचली सतह पे, उसके द्वारा ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। तो चलिए, दूसरा क्या है? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प के रूप में जो जल है पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर, उसको क्या करना? विसर्जित करना, उत्सर्जित करना, उसको निकालना। ठीक है। चलिए, वाष्प जल के रूप में इसको क्या करना है? बाहर करना है, रंध्र के द्वारा इसको निकालना। तो ये दो काम हो गया। एक तो गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट के अंदर उसको क्या करना? वाटर वेपर के रूप में रिलीज करना, उसको वाष्प उत्सर्जन करना। ठीक है। तो देख लीजिए, ये है स्टोमाटा का फिगर। ये स्टोमाटा का फिगर है। ये इसका बाह्य आवरण है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इसका क्या है? बाह्य आवरण है। देखिए, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है। ये मोटर सेल भी कहलाता है। उसके बाद देखिए, इसी में जो है ये देखिए ये सर्कल के समान संरचना पाया जाता है। इस सर्कल के समान संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। और ये बीच वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये ओपनिंग है। ये क्या है? ये ओपनिंग है। इसी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं? रंध्र छिद्र कहते हैं। ये क्या है? ओपनिंग है। ठीक है।
और ये द्वार कोशिका है, गार्ड सेल है। क्या है ये? गार्ड सेल। गार्ड सेल के सहारे ही ये क्या करता है? बंद होता है, खुलता है। जैसे आप बड़े बड़े मॉल में जाइए, कभी बैंक में जाइए, बड़े लोगों के दफ्तर में जाइए, तो आगे गार्ड रहता है। वो गार्ड क्या करता है? जैसे आप आइएगा वो आपको गुड मॉर्निंग सर सैल्यूट करेगा और गेट खोलेगा, आपको अंदर ले जाएगा। फिर जैसे आप निकलिएगा, गेट खोलेगा, वो आपको बाहर कर देगा। तो उसी तरह से यहाँ जो ये द्वार कोशिका है, ये जो गार्ड सेल है, उसका भी यही काम है। ये हरित लवक है। ये हरित लवक का क्या काम है? आप पढ़ ही चुके हैं। ये क्लोरोफिल का क्या काम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय ये काम करता है। ये देख लीजिए चित्र। अब चलिए स्लाइड को ऊपर करते हैं, और ऊपर करने के बाद हम लोग देखते हैं और इस पृष्ठ में और क्या क्या है। इस पृष्ठ में कुछ नहीं है सिवाय इसके। अब यहाँ पे क्या है? रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन, गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, तो मतलब एस्टोमाटा का जो काम है वो क्या काम है? एस्टोमाटा का काम ये है कि एक तो गैसों का आदान प्रदान करेगा और दूसरा वाटर वेपर जो है उसको क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो दो ये मेन काम है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, आप यहां से सलटा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात रही तो ऑब्जेक्टिव में आया निम्नलिखित में से एस्टोमाटा का क्या कार्य है? तो ये 2 कार्य लिखा रहेगा, 2 और रहेगा, 1 2 इस तरह से लिखा रहेगा कि 1 2 सभी 1। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या है? विषमपोषी पोषण के प्रकार दिया हुआ है। विषमपोषी पोषण में आप देखिएगा क्लास 10th में, तो किसके बारे में है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बारे में। किसके बारे में है? सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बारे में। तो खास करके ठीक है, मानव के बारे में जो है यहाँ वर्णन किया गया है। मानव का पोषण कैसे होगा, मानव का जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उच्च पाचन तंत्र है, आहार नाल है, उसका वर्णन का जिक्र किया गया है। तो हम लोग एक बार जो है देख लेते हैं। ये तीनों प्रकार का जो पोषण है उसको देखते हैं पहले। विषमपोषी में 3 प्रकार का जो है पोषण होता है। उन तीनों प्रकार के पोषण का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और करेंगे, कुछ और सोचेंगे। चलिए, तो इसे ए लिखा हुआ है विषमपोषी, ठीक है, पोषण। विषमपोषी पोषण, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक ना? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए, पोषण के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहता हो। जैसे हम लोग दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, हम लोग स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग पकाते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला है यहाँ पे प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी, और तीसरा है परजीवी पोषण। वो परपोषण है, यहाँ परजीवी पोषण है। दोनों का अंतर समझिएगा, दोनों को एक में ही नहीं मिक्स कर देना है। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण को कहते हैं होलोजोइक। होलोजोइक, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्राणी भोज्य पदार्थ को क्या करता है? अंतर ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है शरीर के अंदर। तो जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, उसको डायरेक्ट क्या करता है? शरीर के अंदर निगल लेता है, और निगलने के बाद एंजाइम के द्वारा अलग अलग जो पाचक रस है उसके द्वारा उसको पाचित करता है और एनर्जी का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। समझ गए? चलिए, ये किस में पाया जाएगा? ये अमीबा में पाया जाएगा, ये मानव में पाया जाएगा, जितने चौपाया जानवर है उसमें पाया जाएगा, पक्षियों में पाया जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। अब है मृत जीवी पोषण, इसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मृत जीवी, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, और जो चीज मरेगा वो सड़ेगा, गलेगा, उसका डिकम्पोज होगा हमारे नेचर में, और उसके सड़े गले शरीर से ही, सड़े गले पदार्थ से ही जो जीव अपना पोषण प्राप्त करेगा उसको कहेंगे मृत जीवी पोषण। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें फफूंदी और कवक आएगा। तो मुख्य रूप से इसमें जो है माइक्रोब्स आता है, सूक्ष्म जीव आता है, और सूक्ष्म जीव का 2 सबसे बड़ा जो टाइप्स है वो आएगा। एक तो फंगस आएगा, उस चीज का ख्याल रखिएगा। मूल रूप से फंगस इसमें आता है,
अब फंगस के बाद जो है कुछ प्रजाति जो है एल्गा का वो आएगा, बाकी और भी कुछ बैक्टीरिया है वो सब आएगा। चलिए, लेकिन मेनली जो है वो फंगस आएगा। अब है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करने की जो विधि है उसको कहते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, बहुत सारे लोगों के बाल, ये सर में बालों के बीच क्या होता है, क्या होता है बालों के बीच, आपको पता है? तो हम लोग ठेठी में उसको क्या कहते हैं, ठेठी में हम लोग उसको क्या कहते हैं, ढील कहते हैं, ढील। ठीक है, वो क्या करता है, ये जो बाल है उसके बीच में पाया जाता है और हमारा ये जो सर है इससे क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में जू कहते हैं, हिंदी में जू कहते हैं। ठीक ना, ठीक है, हिंदी में उसको जू कहते हैं। उसके बाद जोंक, जोंक आप देखे होंगे बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा, कहीं लग गया और लगने के बाद क्या कर रहा है, वहां से खून चूस रहा है, और जैसे हम लोगों को पता चलता है तो उसको खींच के क्या करते हैं, फेंकते हैं। अन्य चौपाया जानवर में, जो जानवर केटल है, खास करके केटल वगैरह में ये आसानी से लग जाता है। अमरबेल, जिसको अमरलत्ती, गुजरलत्ती कहते हैं, खास करके बेर के जो पेड़ है उसके ऊपर जो है आपको मिलेगा, चारों तरफ ऐसे घेरे हुए पीले कलर का जालनुमा संरचना। फिर जो है फीता कृमि, ये फीता कृमि ये हमारे हाथ में पाए जाने वाला कृमि है, ये टेप वर्म। ठीक है, जिसको नॉर्मली क्या कहते हैं, चाली कहते हैं पेट के अंदर, और समय समय पे हम लोग दवा लेके क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। खास करके बच्चों में अधिक पाया जाता है, युवाओं में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, तो दवा लेते रहना चाहिए कम से कम 6 मंथ या 1 साल पे। ठीक है, तो ये सबका सब परजीवी पोषण का उदाहरण है। एक बार पुनः देख लीजिए, प्राणी संपोषण, जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड मटेरियल डायरेक्ट लिया जाता हो फिर डाइजेस्ट किया जाता हो। मृत जीवी पोषण, जिसमें मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीजों से जो है माइक्रोब्स, कौन माइक्रोब्स अपना भोजन को क्या करता हो, लेता हो। और तीसरा परजीवी पोषण, तीसरा क्या है, परजीवी पोषण, इसमें कोई भी प्राणी आपके शरीर के अंदर या आपके शरीर पर निर्भर रहकर, आश्रित रहकर आपको क्या करे, बिना मारे, नुकसान तो उससे हो सकता है, बीमारियां फैल सकती है, बट बिना मारे अपना पोषण क्या करता है, प्रदान करता है, अपना पोषण क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये परपोषण या विषम पोषण के 3 प्रकार है। ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप यहां से काम चला सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो उदाहरण से आप काम चला सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब है हम लोगों का अमीबा में पोषण। किसमें पोषण, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण का जो विधि है वो देखिए आप, अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण का ये विधि है, ये अमीबा में पोषण का विधि है। अमीबा में पोषण का विधि हम लोग देखते हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखिए, ये अमीबा है, ये क्या है, ये अमीबा है। अब अमीबा क्या है, तो अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। अमीबा क्या है, ये सूक्ष्म जीव है। ये नग्न आंखों से नहीं दिखेगा, ये नग्न आंखों से नहीं दिखेगा। ये मॉइस्चर, नमी युक्त जगह, पानी में, हवाओं में ये पाया जाता है। देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा का संरचना, अमीबा का संरचना जो है अनियमित होता है। ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपनी संरचना बदलते रहता है, भोजन को ग्रहण करने के लिए अपनी संरचना को बदलते रहता है। देख लीजिए, ये बीच में ये क्या है, केंद्रक है, और ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ क्या है, ये देख लीजिए चारों तरफ इसका क्या है, कोशिका झिल्ली है, और ये द्रव है, कोशिका द्रव है बीच में। अब ये खाद्य का कण है, जैसे खाद्य का कण मिलेगा ये क्या करेगा, अपना जो ये दोनों कोशिका है, ये दो कोशिकाओं को क्या करेगा, घेर लेगा, पूरा ऐसे घेर लेगा, और घेरने के बाद इसको अंतर कर लेगा, आप इसको कहेंगे अंतःग्रहण। ये जो भोजन है, ये खाद्य कण है, इसको चारों तरफ से घेर के शरीर के अंदर लेना ही क्या कहलाएगा, अंतःग्रहण कहलाएगा। और
कोशिका का ये भाग जो इसको घेरने में क्या करेगा, मदद करेगा, उसको कहेंगे पक्षाव पदाव या कूटपाद। ठीक है, देख लीजिए इसके अंदर अब पाचन क्रिया शुरू होगा। ठीक है, अब ये चारों तरफ से इसको घेर लिया तो अब पाचन शुरू हो जाएगा। अब खाद्य रिक्तिका बन गया इसके अंदर, अब इसका क्या होगा, पाचन शुरू होगा। जैसे पाचन होगा उसके बाद क्या शुरू होगा, श्वसन शुरू होगा। अब हो गया इसके अंदर पाचित हो गया और ये पूरे शरीर में फैलेगा। तो पूरे शरीर में फैलना ये एनर्जी का, इस मटेरियल का, ये क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण कहलाएगा। देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जब ये पाचित हो गया तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो खराब है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, अमीबा इसको अपने अंदर नहीं रखना चाहता, वो इसको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, बहिर्गमन या बहिक्षेपण कहलाएगा। और ये वर्ज्य पदार्थ है, ये अवशिष्ट पदार्थ है, ये उत्सर्जित पदार्थ है। तो देख लीजिए किस तरह से। सबसे पहला यहाँ पे है 1 नंबर अंतःग्रहण। ठीक है, और 2 नंबर में क्या शुरू हो गया है, पाचन। 3 नंबर में क्या शुरू हो गया, अवशोषण। 4 नंबर में क्या शुरू हो गया है, स्वांगीकरण। और 5 नंबर में क्या शुरू हो गया है, बहिक्षेपण या बहिर्गमन। तो ये 5 स्टेप के द्वारा, ये 5 स्टेप के द्वारा क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है। ये 5 चरण में सबसे पहले हम लोग भी जब खाते हैं तो भोजन को मुंह में लेते हैं, फिर चबाते हैं। तो भोजन को मुंह में लेना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। फिर जब चबाना शुरू करते हैं तो चबाते चबाते जब उसको लिक्विड में पेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद निगल के ले जाते हैं स्टोमक में, और स्टोमक से जाता है छोटी आंत में। यहां से वहां तक जो क्रिया होती है वो क्रिया किस चीज की होती है, पाचन की। किस चीज की, पाचन की। और जैसे वो पाचित होता है तो छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है, छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है। जब अवशोषित हो जाता है तो हमारे ब्लड में मिलके हमारे एक एक कोशिका तक पहुंचता है। तो ये कहलाएगा क्या, स्वांगीकरण। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्गमन कहते हैं। तो अमीबा में भी इसी तरह से होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है तो देखिए, भोजन को अपने पादाव की सहायता से घेर लेता है, ये प्रक्रिया कहलाएगा अंतःग्रहण। फिर भोजन को खाद्य रिक्तिका बनाकर, फूड वैक्यूल बनाकर उसको क्या करता है, पाचन का काम करता है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। पाचन में खेल खत्म, पाचित हो गया। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर की बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, बहिर्गमन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप में अमीबा भी क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। मान लीजिए ये हम अमीबा बना रहे हैं इस तरह से, ये अमीबा है, यहाँ पे इसका क्या है, केंद्रक है। और ये चारों तरफ ये जो है इसका क्या है, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव है। अब यहाँ भोजन है तो ये क्या करेगा, ये अमीबा अपना शरीर को इस आकार में ले जाएगा। अब ये ही क्या कहलाएगा, कूटपाद। कूटपाद। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव उसको कहते हैं जिसके शरीर में सिंगल सेल पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो, सिंगल सेल पाया जाता हो। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का शरीर है। तो एक कोशिका के शरीर में कोई अंग नहीं होगा। जब उत्तक ही नहीं होगा तो अंग की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो काल्पनिक है, ये जो संरचना बनी हुई है, इसको हम लोग कूट कहते हैं, मतलब असत्य। अपाद मतलब पैर। लेकिन इसमें ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि एक ही कोशिका में अपने जीवन का निर्वाह करता है बहुत ही अच्छे ढंग से, और प्रकृति में अपना अस्तित्व को क्या करता है, बनाए रखता है। चलिए अमीबा पे जो है डिस्कशन हो गया है। अब अमीबा के बाद हम लोग चलते हैं, इसी का एक पड़ोसी भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पैरामीशियम कहते हैं। चलिए पैरामीशियम को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, पैरामीशियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है,
पैरामीशियम की संरचना है, नहीं है। पैरामीशियम की संरचना बना देते हैं। चलिए ये देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, ये है पैरामीशियम। ये संरचना किस चीज का है? ये पैरामीशियम का संरचना है। अब इसके शरीर पे क्या बना रहे हैं? इसके शरीर पे क्या बना रहे हैं? ये सिलिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिलिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये सिलिया बना रहे हैं। और यहां थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा? ये कोशिका मुख बन जाएगा। ये कोशिका मुख बन जाएगा। ये इसका क्या हो गया? ये इसका केंद्रक हो गया। और ये पूरे शरीर में इस तरह से बहुत सारी जो है, ये बना लीजिए कोशिका द्रव। क्या बना लीजिए? ये कोशिका द्रव बना लीजिए। और ये स्लीपर सेल स्ट्रक्चर होता है, चप्पल की आकृति का क्या होता है? जीव होता है। तो ये आपका क्या है? पैरामीशियम बन के तैयार है। ये पार्ट क्या कहलाता है? इसको कहते हैं सिलिया। सिलिया, ठीक है, सिलिया, ठीक है। और ये क्या है? ये है कोशिका मुख। कोशिका मुख, ठीक है। इसके द्वारा ही क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण होता है। भोजन का अंतःग्रहण होता है और पूरे शरीर में पाचन होता है। सिलिया किसके लिए कहाँ जिम्मेवार है भैया? गमन के लिए। गमन के लिए, पानी में तैरने के लिए जो है सिलिया क्या करता है? मदद करता है। किसको? पैरामीशियम को। किसको? पैरामीशियम को। ये संरचना किसका है? तो ये संरचना पैरामीशियम का है। ये संरचना किसका है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की संरचना है। तो पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, तो उस चीज को आप लोग देख लीजिए। तो पैरामीशियम है पक्षाभ। ये पक्षाभ, पक्षाभ इसी को कहते हैं। सिलिया का ही जो है हिंदी नाम क्या है? पक्षाभ। देख लीजिए वहां पे, यह पक्षाम्ब, ठीक है। कोशिका पूरी तरह से सतह से क्या होता है? ढका होता है। देख लीजिए चारों तरफ ये। अब भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण होता है और उस विशिष्ट स्थान को क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। और इंग्लिश में इसे साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए और इतना याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपके इस सिलेबस में नहीं है। तो जब नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। पैरामीशियम के बारे में भी हम आपको बता दिए। देख लीजिए यहाँ पे, ये अमीबा देख लिए, पैरामीशियम देख लिए हम लोग। अब हम लोग मनुष्य में पोषण की बात करेंगे। मनुष्य में पोषण की बात करेंगे। तो ये देख लीजिए इस चीज को, ये पूरा संरचना है पैरामीशियम का। ये सिलिया है जो पूरे शरीर को ढका रहता है और भोजन जो है विशेष प्रकार के भाग से अंदर जाता है और उस विशेष प्रकार के भाग को क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछाया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कोशिका मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो इंसानी पार्ट है उसके तरफ मूव करते हैं। उसके तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं और इस चीज को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं, ठीक है। बुक में आपका बना होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है फिगर को लेके। अब चलते हैं हम लोग मनुष्य में पोषण, ठीक है, या मानव में पोषण। मानव में पोषण, मानव में पोषण कैसे होता है? तो सबसे पहले मानव में जो पोषण होता है वो होता है परपोषण। कैसा पोषण होता है? परपोषण होता है। मानव कैसा होता है? परपोषण करने वाला होता है। तो मानव को क्या कह सकते हैं आप? एक तरह से परपोषी कह सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? किस पे निर्भर रहते हैं? पौधे पे और जानवर पे। पौधे पे और ठीक है, पौधे पे और जानवर पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब मनुष्य में पोषण के जो स्टेप है सेम वही है। सबसे पहले भोजन आप अपने मुंह के अंदर डालते हैं, ये अंतःग्रहण है।
फिर माउथ से चबाते हुए उसको स्टोमक तक ले जाते हैं। छोटी आंत में उसका जो है पाचन होता है, तो पाचन हो गया। छोटी आंत में ही उसका अवशोषण होता है मूल रूप से, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद जो पाचित जूस है वो रक्त में मिलके पूरे शरीर में फैलता है, एक एक कोशिका तक, और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये 5 स्टेप में होता है। 5वां स्टेप को देखेंगे। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी संरचना है, एक लंबी संरचना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये संरचना किस प्रकार से है। उसके बाद जो है हम लोग पुनः इधर आएंगे, पुनः इधर आएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए फिगर देखिए पहले। जब तक आप फिगर नहीं देखिएगा तब तक आप नहीं समझिएगा। ये है फिगर। ये क्या है? फिगर। ये फिगर को इधर कोने में लगाते हैं। चलिए, हाँ, ये है फिगर। तो फिगर में सबसे पहले मुंह है। ये सामने जो आपको दिख रहा है इसको फेस कहते हैं। यहां से ऊपर वाला पार्ट सर का हिस्सा है, ये सामने फेस है। ऐसे जो खोलते हैं ये दोनों लिप्स और दांत, इसके अंदर जितना भी जगह है उसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। ऐसे जो करते हैं ये किसको क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। मुंह तो ये सामने वाला पार्ट को ही मुंह कहते हैं, लेकिन मुंह से काम नहीं चलेगा, मुख गुहा से काम हम लोगों का शुरू होगा। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों के लिए है यहाँ पे वो क्या है? मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या क्या पाया जाएगा? तो मुख गुहा में जो चीज पाया जाएगा वो देखिए। मुख गुहा में जो हमारे काम का चीज है वो है दांत। क्या है? दांत। और दूसरा जो काम का जीव चीज है वो क्या है? जीव। क्या है? जीव। 2 चीज हो गया। और तीसरा जो काम का चीज है वो हमारे लिए क्या है? लार। क्या है? लार। तो लार ग्रंथि वहां पे होती है। लार ग्रंथि आप लिख लीजिए। ये 3 चीज मुख गुहा में हमारे काम का है, जो हमारे पाचन तंत्र का क्या है? सहायक चीज है। तो उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद चले आइए थोड़ा सा जब आगे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा आपको? ग्रासिका मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ग्रासिका मिलेगा। ग्रासिका का देख लीजिए अपना। अब उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो तीनों का तीनों पार्ट किसका है? 1 नंबर में मुख गुहा। मुख गुहा का किसका पार्ट है? मुख गुहा का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में जब आप जाइएगा तो वहां क्या होगा? निगल द्वार, ग्रहणी, ग्रहणी। ठीक है, ठीक ना? तो एक होगा उसमें क्या? निगल द्वार। और दूसरा क्या होगा? कंठ द्वार। तो कंठ द्वार से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये श्वसन तंत्र का पार्ट है। किसका पार्ट है? श्वसन तंत्र का पार्ट है। अपने को निगल द्वार से लेना देना है। किससे लेना देना है? निगल द्वार से लेना देना है। मुख गुहा जहां खत्म होता है, समाप्त होता है, वहां 2 नली नीचे की ओर सरकती है। ये कंठ होते हुए अंदर। तो 2 होता है। एक को हम लोग कहते हैं निगल द्वार और दूसरे को कहते हैं कंठ द्वार। कंठ द्वार जो है सांस के लिए होता है, सांस लेने और छोड़ने के लिए उत्तरदायी है। और निगल द्वार भोजन को निगल कर पाइप के सहारे ये स्टोमक तक, आमाशय तक ले जाने के लिए होता है। देख लीजिए अच्छे से, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। ये वीडियो देखिए और जीवन भर इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब ध्यान से इस चीज को क्या कीजिए? देखिए। तो देख लिए निगल द्वार, देख लिए कंठ द्वार, देख लिए। कंठ द्वार श्वसन तंत्र का पार्ट है। हम लोग निगल द्वार को यहाँ लेते हैं। तो हमारे काम का जो चीज है हम वो लेंगे, जो हमारे काम का नहीं है वो फिलहाल नहीं लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? ग्रहणी। ग्रहणी में हम लोगों को क्या चाहिए? तो निगल द्वार चाहिए। क्या चाहिए? निगल द्वार चाहिए। निगल द्वार चाहिए। निगल द्वार के बाद आगे का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास नली। क्या होगा? ग्रास नली होगा।
वो ग्रास नली, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रासिका, ठीक है, ग्रासिका। चलिए ये यहां हो गया। यहां होने के बाद आपको क्या करना है, यहां होने के बाद आपको क्या करना है, पुनः आगे बढ़ना है, पुनः क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, पुनः आगे बढ़ना है। ठीक है, 4 नंबर में ये ग्रास नली जहां खुलेगा उसका क्या नाम है, उसका नाम है आमाशय। क्या नाम है, आमाशय। इसी चीज को क्या कहते हैं, एस्टोमक कहते हैं। पेट, पेट जो कहते हो, पेट भरा हुआ है, पेट में भोजन पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल ऊपर से जो दिखता है उस सबको पेट ही कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो ये संरचना है उसको क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। यहां देखिए गौर से, ये संरचना यहां से यहां तक का जो संरचना आपको दिख रहा है, ये है ग्रास नली। यहां जो ये शुरू हो गया है आम के आकार का, इसी को कहते हैं आमाशय। आमाशय बेसिकली ये क्या है, एक थैली है। क्या है, एक थैली है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, भोजन जो है 2-3 घंटे के लिए जमा रहता है, और वहां पे इसका क्या होता है, अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है। फिर वहां से आपको कहाँ चलना है, वहां से आपको कहाँ चलना है, तो छोटी आंत में। कहाँ चलना है, छोटी आंत में चलना है। और छोटी आंत के बाद फिर आपका सफर कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। किसमें, बड़ी आंत में। ये छोटी आंत क्यों कहेंगे, बड़ी आंत क्यों कहेंगे, सबका जिक्र होगा। अभी नेम देखिए, जब आप बड़ी आंत से सफर करते हुए, छोटी आंत से सफर करते हुए बड़ी आंत पे आइएगा, फिर बड़ी आंत पे आने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, गुदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 8 नंबर में ओपनिंग मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, गुदा द्वार। गुदा द्वार कहेंगे। इसी चीज को क्या कहा जाता है, मल द्वार। क्या कहा जाता है, मल द्वार कहा जाता है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये जो पार्ट आपने अभी देखा कि मुख गुहा से शुरू होते हुए मुख गुहा, ग्रहणी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, गुदा द्वार, ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है आहार नाल का। इसको क्या कहते हैं, आहार नाल। क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मुख गुहा से शुरू होता है और निगल द्वार से सरकते हुए ग्रास नली से धीरे 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 नीचे गिरते हुए अमाशय, और अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, और बड़ी आंत से फिर कहा जाता है गुदा में, और गुदा से गुदा द्वार या मल द्वार के द्वारा समय समय पे जो अवशिष्ट पदार्थ है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा, ये 8 संरचना किसका पार्ट है, आहार नाल का पार्ट है। किसका पार्ट है, आहार नाल का पार्ट है। इस आहार नाल में सबसे बड़ी संरचना जिसका है वो क्या है, छोटी आंत। वो क्या है, छोटी आंत है। इसकी लंबाई जो है लगभग लगभग जो है कितना होता है, 6 से 8 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होता है। और ओवरऑल मुख गुहा से लेके मल द्वार तक जो है 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है। ये अलग अलग जीवों पे भी निर्भर करता है, लेकिन इंसानों में लगभग जो लंबाई है यही है। अब थोड़ा सा आप फिगर पे गौर कीजिए, थोड़ा सा आप फिगर देखिए। जब आप फिगर देखिएगा तभी आप समझिएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाइएगा। आप अपने सेल फोन में थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि ये चीज दिखे आपको, नहीं तो फिर बेकार है। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले मुख है जिसको माउथ कहते हैं। फिर मुख गुहा, माउथ कैविटी 2 नंबर, ये देख लीजिए यहाँ पे मुख गुहा, ग्रासिका। ग्रासिका के बाद जो है हम लोगों का काम का जो चीज है, ठीक है, वो काम का चीज क्या है यहाँ पे, ठीक है, ग्रास नली है, ग्रास नली, ग्रासिका, और उसके बाद अमाशय। अमाशय के बाद देखिए यहाँ पे, अमाशय के बाद आप देख सकते हैं ये इधर वाला पार्ट है। ये अमाशय के बाद यहाँ पे एक पार्ट है, ठीक है, ये रेड कलर का,
ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये छोटी आंत है। क्या है ये, छोटी आंत है, समझे नहीं समझे, ये छोटी आंत है। उसके बाद ये क्या है, बड़ी आंत है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये गुदा है और ये क्या है, गुदा द्वार है। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो इसके सहायक पार्ट है, जिसको हम लोग इसके सहायक पार्ट के तौर में रखते हैं। किसके सहायक पार्ट के तौर में रखते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल के सहायक पार्ट के तौर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि इससे पाचक रस एंजाइम क्या होता है, रिलीज होता है। एंजाइम रिलीज होता है जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो एक देखिए यहाँ पे ये लार ग्रंथि, ये आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, पित्ताशय आ जाएगा, यज्ञाशय आ जाएगा। ये चार जो है क्या है, पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथि है। इसमें से हार्मोन, पित्त, ठीक है, ये सारा चीज क्या होगा, स्रावित होगा। और ये भोजन को पाचित करने में, भोजन को तोड़ने में, अपघटित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो मूल रूप से मेन संरचना और सहायक ग्रंथि होती है। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को पढ़ेंगे तो उसका दो भाग, एक जो है आपका आहार नाल और दूसरा सहायक ग्रंथि। तो आहार नाल का जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है लिख के, और सहायक ग्रंथि में सबसे पहला ग्रंथि यहाँ पाया जाता है, तीन अलग अलग, जिसको हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। फिर लार ग्रंथि के बाद जब से आप नीचे जाइएगा तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये जो अमाशय है, ये अमाशय के दूसरी ओर जो है वो आपको क्या मिलेगा, यकृत मिलेगा, और उसी के बगल में आपको पित्ताशय मिलेगा, समझ गए। और ये अमाशय के दूसरे तरफ का पार्ट जो है नीचे, उसका अग्नाशय मिलेगा। ये तीन यहाँ हो गया और एक यहाँ चार, ये चार प्रकार की सहायक ग्रंथि है जो इसमें आपको क्या करना है, देखना है। इसमें आपको क्या करना है, देखना है। इसमें क्या करना है, आपको देखना है। तो मोटा मोटी जो है हमने क्या किया, मोटा मोटी मैंने आपको बताया ओवरऑल मानव के पोषण के बारे में। कल हम लोग मूल रूप से शुरू करेंगे मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। और स्लाइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका जिक्र एक एक, ठीक है, शब्दों के साथ जो है किया जाएगा। इसमें हम लोग मूल रूप से आहार नाल को पढ़ेंगे और आहार नाल के बाद सहायक ग्रंथि को पढ़ेंगे, संरचना, और संरचना के साथ ही उसका कार्य का भी वर्णन करेंगे। तो चलिए, समय हो चुका है। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और हमारे संस्थान में। जो बच्चे हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं, हमारा पता है शिक्षा नगर, स्वामी विवेकानंद चौक, विश्वकोमान भवन के सामने, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो है साइंस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल कंपटीशन के बच्चे भी जनरल साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप बैच बना के आ सकते हैं। चलिए एक बार जो है देखते हैं क्या होता है नए सेशन में हम लोग देखते हैं क्या बेहतर कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों को जो हमारे वीडियो को देखते हैं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए ताकि पता चले कौन कौन देखते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।